नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले में आज भी ईडी पूछताछ कर रही है। अभिषेक बनर्जी ईडी पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की है। क्या कुछ ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अभिषेक बनर्जी की करेंगे, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी के नेता हैं और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि कोयला घोटाले में फिलहाल फंसे हुए हैं। और ईडी ने उन्हें समन जारी किया था। 5 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए कोलकाता में जो ईडी का दफ्तर है वहां बुलाया था। और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। कितने घंटे की पूछताछ ईडी इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी से करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में पहले भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ईडी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि हमें लंदन में अभिषेक बनर्जी की जो साली है मेनका गंभीर, उनके बैंक खाते के बारे में जानकारी हासिल करनी है। और इसी कड़ी में अब आगे की जो पूछताछ है वो अभिषेक बनर्जी से हो रही है, जिसके जरिए कई लेन देन किए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने डायमंड हार्बर सांसद से मार्च में अपने मुख्यालय में करीब 8 घंटे की पूछताछ की थी। तो 8 घंटे की पूछताछ पहले भी अभिषेक बनर्जी से हो चुकी है। इस मामले में मई में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की एक याचिका के बाद ईडी को ये निर्देश दिया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी दरअसल इस पूरे मामले में जो भी पूछताछ उन्हें करनी है वो कोलकाता में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। और जिसके बाद अब इस बार ईडी जो है वो कोलकाता में ही पूछताछ कर रही है। यानी अभिषेक बनर्जी को दिल्ली नहीं बुलाया गया है, बल्कि दिल्ली से ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो कोलकाता पहुंचे हैं और अभिषेक बनर्जी से फिलहाल पूछताछ शुरू हो गई है। जो जानकारी सामने आ रही है, आपको ये बता दें कि ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस एफआईआर के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून 2022 के प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें ईस्टर्न कॉन्फिडेंस लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप अभिषेक बनर्जी और उनकी फैमिली पर लगा है। ईडी ने इससे पहले ये दावा किया था कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से जो पैसे मिले हैं उसके लाभार्थी हैं। हालांकि बनर्जी ने इन सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया था। अभिषेक बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, उन्होंने इस तरीके का कोई लाभ हासिल नहीं किया है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी लगातार हमला जो है वो केंद्र सरकार पर बोला गया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, जो ममता बनर्जी हैं वो लगातार तिलमिलाई हुई हैं केंद्र सरकार पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर आप हमारे अधिकारियों को इस जाल में फंसाएंगे तो हम भी आपके एक एक अधिकारी की जांच करेंगे। इस तरीके से उन्होंने चेतावनी केंद्र सरकार को दी है। लेकिन फिलहाल चेतावनी का कोई असर देखने को नहीं मिला और अब इस तरह से इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो अभिषेक बनर्जी की साली है मेनका गंभीर, उनको भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली में जो कार्यालय है वहां दरअसल ईडी के अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मेनका को 5 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। यानी मेनका गंभीर से भी इस पूरे मामले में ईडी आगे की पूछताछ करेगी। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो इस कोयला घोटाले के सिलसिले में जहां अपने क्षेत्रीय कार्यालय में गंभीर से पूछताछ करे और सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ दंडात्मक
दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। ये कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन है जो कि इस पूरे मामले में सामने आया है। हालांकि मेनका ये चाहती है कि कोलकाता में ही उनसे पूछताछ हो। अदालत ने यह भी कहा कि 5 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। गंभीर ने दिल्ली में पेश होने के केंद्रीय एजेंसी ईडी के समन को चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में दी थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा था कि वो कोलकाता में ईडी के सामने पेश होना चाहती है। इसके पीछे मेनका गंभीर ने दावा किया था कि वो कोलकाता में ही रहती हैं और इसके लिहाज से यही सही रहेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोलकाता में ही उनसे पूछताछ होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये कोयला घोटाला जिसमें ममता बनर्जी एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, वो फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। कितने घंटे की पूछताछ ईडी उनसे करेगी, क्या सवालों के जवाब अभिषेक बनर्जी दे पाएंगे या कुछ ऐसा घोटाला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में बने हुए हैं। तो एक तरफ आज कोलकाता में ईडी दफ्तर में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है, तो वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए ये कहा है कि आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं हैं और उनके इस बयान के बाद सीपीआईएम और एआईएमआईएम तक कई विपक्षी पार्टी उन पर हमलावर नजर आई है। विपक्ष ने उन्हें अवसरवादी बता दिया है। तो इस तरीके से ममता के सुर बदल रहे हैं और आखिर इसकी वजह क्या है। आरएसएस की तारीफ करते हुए आज वो ये कह रही है कि आरएसएस के सभी नेता बुरे नहीं हैं, आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं हैं। तो ये ममता बनर्जी का अपने आप में बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं मानती कि वो बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं, वे बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके के बयान ने कहीं ना कहीं विपक्ष को सख्ते में डाल दिया है और यही वजह है कि ओवैसी ने निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो अवसरवादी हैं। ओवैसी ने ये भी कहा कि 2003 में भी उन्होंने आरएसएस को देशभक्त बताया था और बदले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दुर्गा कहा था। तो वहीं आरएसएस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने गुजरात दंगों के बाद संसद में बीजेपी सरकार का बचाव किया था। साथ ही ओवैसी की तरफ से ये भी कहा गया कि उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और साथ ही निरंतरता के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। लगातार जो ओवैसी हैं वो भी कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तमाम अलग अलग राज्यों के वहां अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अब ओवैसी का ये बयान सामने आया है। वहीं लेफ्ट की ओर से भी जो बयान सामने आया है उसमें ममता पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि वह आरएसएस के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं। जो सीपीआईएम के नेता हैं मोहम्मद सलीम, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा और वो आरएसएस के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी की ओर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि ये पहली बार नहीं है ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने आरएसएस के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्होंने तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को गिराने के लिए उनका समर्थन मांगा था। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने उस आरएसएस के प्रति आभार प्रकट किया था जिसे बीजेपी का वैचारिक जनक माना जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनकी ओर से ममता पर निशाना साधा गया है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की है। वजह क्या है, आखिर ममता के सुर क्यों बदल रहे हैं, ये जवाब जाहिर तौर पर टीएमसी या फिर ममता बनर्जी ही दे सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक सुगबुगाहट विपक्ष में काफी तेज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।